दोस्तों F-22 अमेरिका के इतिहास के सबसे लीथल एयरक्राफ्ट है, चाहे वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के मामले में हो या फिर इसके मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में। अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को टेक्नोलॉजिकली इतना सुपीरियर बनाया गया है कि एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का 2 दशक पूरा होने के बावजूद अब तक इन एयरक्राफ्टों के बराबर का कोई भी एयरक्राफ्ट किसी भी देश की तरफ से अब तक बनाना संभव नहीं हो पाया। पर क्या आप लोगों को पता है कि अमेरिका के द्वारा F-22 के तर्ज पे एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट को भी निर्माण किया जा रहा था, जिसे FV-22 का नाम दिया गया था। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेरिका के FV-22 रैप्टर बॉम्बर के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन के F-22 रैप्टर अब तक के अमेरिका के इतिहास के सबसे डेडलीस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट एक सुपर मैन्यूवरेबल डॉग फाइटिंग कैपेबिलिटी का ऐसा एयरक्राफ्ट है जो स्टेल्थ डिजाइन और आधुनिक से आधुनिक एवियोनिक्स से लैस है। दोस्तों इतना बेहतरीन एयरक्राफ्ट होने के बावजूद कई सारे कारणों की वजह से अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा ऐसे बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल नहीं किया और कुछ ही साल के प्रोडक्शन के बाद अमेरिका के द्वारा इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी बंद कर दिया गया। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका के द्वारा साल 1996 से 2011 तक ऐसे 195 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया, जिनमें 8 टेस्ट एयरक्राफ्ट और 187 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है। पर दोस्तों F-22 एयरक्राफ्टों के साथ कई तरीके के अन्य एयरक्राफ्टों के भी इतिहास जुड़ा हुआ है, जिनमें एक तो YF-23 एयरक्राफ्ट भी है। जबकि इसके अलावा आप लोगों को जान के हैरानी होगा कि इन एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लगभग इन्हीं एयरक्राफ्टों के जैसे एक स्टेल्थ बॉम्बर को भी निर्माण करने का इरादा बनाया गया था, जिसे लॉकहीड मार्टिन FV-22 का भी नाम दिया गया था। दोस्तों FV-22 बॉम्बर एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने से पहले चलिए थोड़ा F-22 के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं, ताकि हमें FV-22 के बारे में जानने में और आसानी हो। दोस्तों लगभग कोल्ड वॉर के समाप्ति के आसपास ही F-22 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का शुरुआत हुआ था। इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का कहानी भी कोल्ड वॉर के साथ जुड़ा हुआ था और अमेरिका तब एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहता था जो सोवियत जमाने के हाई रेंज रडारों को आसानी से मात दे सके। फलस्वरूप अमेरिका के तरफ से 2 कंपनियों को अलग अलग ऐसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डेवलप करने का जिम्मेदारी दिया गया था, जिनमें लॉकहीड मार्टिन एक कंपनी तो है ही, साथ में नॉर्थवेव कंपनी भी शामिल था। लॉकहीड मार्टिन के तरफ से प्रोटोटाइप के रूप में YF-22 एयरक्राफ्ट का निर्माण किया गया और नॉर्थवेव गवर्नमेंट ने YF-23 जैसे एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने लाया। और दोस्तों अमेरिका के तरफ से लॉकहीड मार्टिन के YF-22 एयरक्राफ्टों को ही F-15 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के रूप में चुना गया। फाइटर एयरक्राफ्टों के अगर आकार को देखा जाए तो आपको बता दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसके चौड़ाई करीबन 13.6 मीटर और इसके रेंज करीब करीब 2963 किलोमीटर है। अमेरिका के द्वारा इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में सबसे अधिक कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया, ताकि एयरक्राफ्ट एक तरीके से रडार एब्जॉर्बिंग हो। रिपोर्टों के मुताबिक एयरक्राफ्ट के फ्यूसेलाज से शुरू करके इसके फ्रेम, डोर्स, इंटरमीडिएट स्पेयर्स, विंग और इसके हॉनीकॉम सैंडविच कंस्ट्रक्शन सब कुछ कार्बन फाइबर कंपोजिट से बना हुआ है, जो एक शक्तिशाली, ताकतवर और रडार के सिग्नेचरों को छुपा सकने वाला मटेरियल है। दोस्तों ये जो रैप्टर एयरक्राफ्ट है इसके कॉकपिट के डिजाइन को भी मिनिमम रडार क्रॉस सेक्शन के लिए बनाया गया है और इसका पूरा का पूरा एयरफ्रेम इस तरीके से बनाया गया है कि रडार से निकलने वाले सिग्नेचर इससे रिफ्लेक्ट हो जाए। दोस्तों एयरक्राफ्ट में हथियारों को भी ऐसे प्लेस किया गया है कि ये एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन के ऊपर कोई असर ना डाले। इसमें जो इंटरनल वेपन बे है ये 2 M9 इंफ्रारेड गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल और 6 M120 रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है। जबकि ये रैप्टर एयरक्राफ्ट 2 400 किलोग्राम के GBU-32 JDAM और 2 M120 रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइलों को भी मल्टी रोल कॉम्बिनेशन के तहत कैरी कर सकता है। इवन दोस्तों एयर टू ग्राउंड रोल के लिए इसमें अमेरिका के तरफ से GPS गाइडेड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। दोस्तों जब इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू किया गया था तब कोल्ड वॉर लगभग आखिरी के समय पे था और उस समय रशिया के द्वारा बनाया हुआ सुखोई 27 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों से अमेरिका को काफी अधिक खतरा था और अमेरिका अपने F-16, F-15 और F-18 जैसे एयरक्राफ्टों से इन एयरक्राफ्टों को सामना नहीं कर पा रहा था। फलस्वरूप अमेरिका के द्वारा F-22 एयरक्राफ्टों को टोटली एक एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट के रूप में डिजाइन किया गया, ताकि ये सोवियत यूनियन के अधिक सुपीरियर एयरक्राफ्टों को हवा में काउंटर कर सके और साथ में अपने F-15 और F-18 जैसे एयरक्राफ्टों के ग्राउंड रोल को अंजाम देने के समय एयर सपोर्ट भी दे सके। पर दोस्तों अगर देखा जाए तो कोल्ड वॉर जहां पे इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का कारण है, तो वहीं पे कोल्ड वॉर के समाप्ति और सोवियत यूनियन का टूटना इन एयरक्राफ्टों के समाप्ति का भी कारण है। बेसिकली अमेरिका के द्वारा बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि उस समय तक सोवियत यूनियन टूट चुका था और अमेरिका को ऐसे एयरक्राफ्टों का ज्यादा आवश्यकता नहीं रहा था। दोस्तों F-22 एयरक्राफ्ट को जब पहले बनाया गया था तो इसे टोटली एक एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया गया था। मतलब ये हवा से हवा में लड़ाई लड़ने में एक सबसे अधिक
सक्षम एयरक्राफ्ट था, जबकि समय गुजरने के साथ साथ एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट का भी आवश्यकता पड़ा और बाद में F-22 एयरक्राफ्टों में कुछ एयर टू ग्राउंड हथियारों को भी जोड़ा गया। पर 2001 में लॉकहीड मार्टिन के मन में ख्याल ये आया कि एक ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाया जाए जो अमेरिका के भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके और एयर टू ग्राउंड रोलों को भी निभा सके। फलस्वरूप F-22 के बेस पे ही एक आधुनिक बॉम्बर निर्माण करने का इरादे को सामने लाया गया। दोस्तों, जब लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ऐसे सोच विचार को आगे लाया जा रहा था, तब एक चर्चा ये भी था कि F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट इतना महंगा है, तो आने वाले समय में अमेरिका अपने सुपीरियोरिटी को बरकरार रखने के लिए किस तरीके से कम बजट में ऐसे बेहतरीन एयरक्राफ्टों को बना सके। और लॉकहीड मार्टिन के मन में ये भी चिंता था कि कोई अगर नया एयरक्राफ्ट को निर्माण किया जाएगा और ये एयरक्राफ्ट अगर अधिक कॉस्टली हुआ तो शायद ये F-22 के जैसे बड़े मात्रा में ना निर्माण किया जाए। इसलिए कॉस्ट कटिंग करना भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया था। और दोस्तों, इसी वजह से लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-22 के डिजाइन के बेस पे ही अपने नए जनरेशन के बॉम्बर को तैयार करने का इरादा बनाया गया, जहां पे लॉकहीड मार्टिन का ये भी मानना था इससे F-22 के पार्ट्स को भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और साथ में डिजाइन के ऊपर या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा खर्चा नहीं होगा। बेसिकली लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-22 एयरक्राफ्ट को आकार में एक बड़ा बनाना था ताकि इसके फ्यूसलाज में अधिक जगह बनाया जा सके और कॉकपिट को इतना बड़ा बनाया जा सके कि इसमें एक पायलट के साथ साथ एक को पायलट मतलब वेपन सिस्टम ऑपरेटर को भी बैठाया जा सके, जिससे कि दोस्तों ज्यादा पेलोड लेके भी ये एयरक्राफ्ट उड़ने में सक्षम होता और एक तरीके से एक बॉम्बर का भी रोल निभा सकता। दोस्तों, जब इस डिजाइन के ऊपर स्टडी करना शुरू किया गया तो लॉकहीड मार्टिन की तरफ से फाइनली एक बड़े विंग वाले डिफरेंट स्वेप्ट एंगल का मॉडिफाइड डेल्टा शेप का एयरक्राफ्ट को सामने लाया गया। बेसिकली दोस्तों, ऐसे डिजाइन एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ आकार में बड़े होने की वजह से उड़ान भरने में अधिक मददगार होगा। कुल मिला के लॉकहीड मार्टिन की तरफ से जिस तरीके के डिजाइन को सामने लाया गया उसे वेट विंग डिजाइन भी कहा जाता है, जो बेसिकली काफी अधिक मात्रा में इंटरनल फ्यूल को भी कैरी करने में मदद करता है। दोस्तों, इस डिजाइन के फलस्वरूप लॉकहीड मार्टिन की तरफ से जो FB-22 नामक एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने लाया गया, रिपोर्टों के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट के जो विंग्स है उसके नीचे भी वेपन बे को लगाया गया था ताकि ये एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर के ऊपर असर ना डाले। दोस्तों, एक तरीके से अगर देखें तो इन एयरक्राफ्टों के जो बॉम्बर बे था ये रिपोर्टेडली काफी अधिक बड़ा और आकार में काफी लंबा होने की वजह से ये अप्रोक्सीमेटली F-22 के तुलना में करीबन 4 गुना अधिक पेलोड को लेकर उड़ान भरने में सक्षम था। इवन दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट को सामने लाने के बाद रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि F-22 जहां पे एक साथ अपने बॉम्ब बे में सिर्फ 250 पाउंड के स्मॉल डायमीटर बॉम्ब को कैरी कर सकता है, तो वहीं पे FB-22 एक साथ करीबन ऐसे 35 बॉम्ब को कैरी करने का क्षमता रखता था। दोस्तों, खाली संख्या मूलक रूप में ये एयरक्राफ्ट अधिक हथियारों को कैरी करने में सक्षम नहीं था, बल्कि रिपोर्टों के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट के जो बॉम्ब बे है उसका डोर काफी बड़े आकार का होने के वजह से ये लगभग 2267 केजी वाले हथियारों को भी एकत्रित रूप में कैरी करने में सक्षम था। दोस्तों, बेसिकली दोनों एयरक्राफ्टों में काफी अधिक कॉमन एवियोनिक्स और इक्विपमेंट था, लेकिन F-22 जहां पे एक टोटली फाइटर एयरक्राफ्ट है तो वहीं पे FB-22 को एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट के रूप में डिजाइन किया गया था, बोल के इसमें मैन्युवरेबिलिटी को उतना अधिक फोकस में नहीं रखा गया और एयरक्राफ्ट में थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल वाले इंजनों का इस्तेमाल नहीं किया गया। दोस्तों, एक तरफ जहां पे इन एयरक्राफ्टों में कम सोफिस्टिकेटेड इंजनों का इस्तेमाल किया गया और उसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये एयरक्राफ्ट लगातार 3000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम एयरक्राफ्ट के रूप में पहचाना जाता था। दोस्तों, रिपोर्टों को माने तो FB-22 एयरक्राफ्ट का आकार F-22 के तुलना में करीबन 3 गुना था, पर फिर भी ये B-2 जैसे बॉम्बरों के तुलना में काफी छोटा था। पर दोस्तों, इस बॉम्बर का एक बड़ा खासियत ये था कि ये करीब करीब माक 1.92 मतलब करीब करीब माक 2 के रफ्तार से ट्रैवल करने में सक्षम था और उस समय तक अमेरिका के पास ऐसा कोई भी बॉम्बर नहीं था जो माक 2 के रफ्तार में ट्रैवल कर सके। दोस्तों, इतना कुछ खासियत होने के बावजूद आखिरकार कई अन्य एयरक्राफ्टों के जैसे इस एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को भी मटेरियलाइज नहीं किया गया और साल 2006 में क्वाड्रिलेटरल डिफेंस रिव्यू में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहता था, मतलब एक ऐसा बॉम्बर एयरक्राफ्ट चाहता था जो इससे कई अधिक गुना रेंज में ऑपरेट हो सके। बेसिकली अमेरिका को शॉर्ट रेंज के या फिर फाइटर बॉम्बर का किसी भी तरीके का कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमेरिका के लिए ज्यादातर खतरा अमेरिका के आसपास नहीं बल्कि अमेरिका से कई हजार किलोमीटर दूर में, मतलब यूरोप, एशिया और अफ्रीकाई देशों के अंदर है। और दोस्तों, 2006 में इस एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को रद्द करने के बाद ही अमेरिका की तरफ से B-21 बॉम्बरों के प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, जो हाल फिलहाल में काफी अधिक चर्चा में है। और हाल ही में एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अमेरिका के द्वारा करीबन 5 B-21 बॉम्बरों का निर्माण किया जा रहा है, जो आने वाले भविष्य में बड़े संख्या में निर्माण भी होगा और अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर के रोल को भी निभाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।